अब हम पढ़ेंगे लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन यानी लॉरेंट्ज रूपांतरण। मान लिया किसी एस और एस डैश दो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। वी एस डैश का एस के सापेक्ष नियत वेग है जो प्लस अक्ष दिशा में है। दोनों निर्देश तंत्रों में मूल बिंदुओं क्रमशः ओ और ओ डैश पर एक एक प्रेक्षक स्थित है जो टी और टी डैश की किसी घटना के प्रेक्षित समय है। ठीक है, तो टी बराबर टी डैश बराबर 0 पर ओ व ओ डैश परस्पर संपाती है, यानी कि समय जब 0 0 हो तब दोनों ये जो मूल बिंदु हैं या फिर जो प्रेक्षक हैं वो एक ही जगह पर खड़े हैं, संपाती हैं। और एक्स वाई डैश बिंदु पी के फ्रेम एस में निर्देशांक है और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश बिंदु पी के फ्रेम एस डैश में निर्देशांक हैं। और ये इनका चित्र है, देख लीजिए। ये वाई एक्स जेड ओ ओ डैश जेड डैश और ये बिंदु पी एक्स वाई जेड टी और एक्स वाई जेड टी डैश पे एस डैश ये इधर वी वेग से गति कर रहा है। ठीक है, अब हमारे पास में ये है कि माना टी बराबर टी डैश बराबर 0 पर ओ डैश से एक क्षण दीप्ति उत्सर्जित होती है, यानी कि जब समय 0 0 हो, ये दोनों ओ और ओ डैश हैं वो एक ही बिंदु पर हों, तब एक क्षण दीप्ति यानी एक प्रकाश तरंग गोलाकार तरंगाग्र है वो उत्सर्जित होती है इनसे। ठीक है, जिससे स्पेस के में ओ के चारों ओर एक गोलीय तरंगाग्र वेग सी फैलता है, यानी कि जो वह आकाश में है इस ओ के चारों ओर 3D में इमेजिन कीजिए कि ओ के चारों ओर एक गोलीय तरंगाग्र है वो फैलता है सी वेग से। ठीक है, तो आपेक्षिकता का प्रथम सिद्धांत के अनुसार तंत्र एस डैश के सापेक्ष भी यह स्पंदन ओ डैश के चारों ओर समान वेग सी से गोलाकार तरंगाग्र के रूप में फैलता है। प्रथम अभिग्रहित क्या कहता था, यदि कोई भौतिक नियम है वो एक निर्देश तंत्र में लागू होते हैं तो वो दूसरे निर्देश तंत्र में भी भौतिक नियम है वो लागू होंगे दूसरे निर्देश तंत्र में भी। तो इस सिद्धांत के अनुसार देखो कि एस निर्देश तंत्र में कोई टी बराबर 0 पर एक ओ के चारों ओर गोलीय तरंगाग्र फैल रही है, तो टी डैश बराबर 0 पर ओ डैश के ऊपर भी गोलीय तरंगाग्र है वो सी वेग से फैलेंगी। ठीक है, तो यदि एस फ्रेम में किसी पॉइंट पी के निर्देशांक एक्स वाई जेड हो तो क्या अगले पेज पे देखते हैं। तो प्रेक्षक ओ द्वारा गोलीय तरंगाग्र पी पर टी समय में पहुंचता है। ओ से पी के ऊपर पहुंचने में प्रेक्षक को क्या लगता है, टी समय लगता है। ठीक है, गोलीय तरंगाग्र को, प्रेक्षक को नहीं, गोलीय तरंगाग्र को ओ से पी तक पहुंचने में टी समय लगता है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो ये ओपी दूरी तय करने में इतनी चाल लगती है तो समय हम निकाल लेंगे। और ये कहाँ से निकाला, ये यहाँ से निकाला। ओपी वेक्टर बराबर आर वेक्टर बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। इसका परिमाण लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका अंडर रूट। और जब इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका अंडर रूट मतलब पावर 1/2। अब इस समीकरण का स्क्वायर करेंगे तो टी स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर गुणा हो गए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इनको भी इधर ले आया तो ये माइनस में, और ये इक्वेशन प्राप्त हुई हमें 1 नंबर। ठीक है, अब यदि प्रेक्षक ओ डैश द्वारा बिंदु पी पर गोलीय तरंगाग्र है वो टी डैश समय में पहुंचती है, तो वही ऊपर जो सिस्टम किया था हमने वही टी डैश बराबर, अब ओ डैश से पी पर पहुंचते हैं तो दूरी ये हो जाएगी ओ डैश पी, और सी नियत वेग वही वेग है, दोनों में वेग वही ले रहे हैं हम, तो उसी वेग से पहुंच रही है, इसलिए सी का सी लिख दिया हमने। और फिर वही ओ डैश पी वेक्टर बराबर आर डैश वेक्टर और एक्स डैश आई के प्लस वाई डैश जे के प्लस जेड डैश के। ठीक है, और इसका परिमाण ले लिया हमने, फिर इसका स्क्वायर किया समीकरण का, तो ये हमारे पास में समीकरण नंबर 2 मिल गई। अब समीकरण 1 और 2 पॉइंट पी के लिए वैलिड हैं, सत्य हैं, इसलिए इक्वेशन 1 और 2 का परस्पर रूपांतरण एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में हो जाना चाहिए, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, यानी समीकरण 2 का समीकरण 1 में और समीकरण 1 का समीकरण 2 वाली जो निर्देश तंत्र हैं उनमें रूपांतरण हो जाना चाहिए। तो हम देखते हैं गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार, जो हमने पहले पढ़ा था गैलीलियन रूपांतरण, उसमें क्या होता है कि अब अक्स डैश बराबर अक्स माइनस वी टी लिखा, क्योंकि ये जो निर्देश तंत्र हैं वो अक्स दिशा में गति कर रहे हैं वी वेग से, और इसलिए अक्स माइनस वी टी,
इतनी दूरी तय कर लेंगे, वो तो इतना आगे है, अक्स में से इतना आगे है, इसलिए अक्स माइनस वी टी किया है हमने। अक्स डेस बराबर ये अक्स डेस है वो अक्स में से कितना कम है, इतना कम है, इतना कम है मतलब ये अक्स माइनस ये वी टी है, वी वेग से टी समय में तय की गई दूरी वी टी, और ये है अक्स माइनस वी टी, ठीक है। और वाई डेस बराबर वाई, यानी इस दिशा में ये बढ़ रहा नहीं है और इस दिशा में ये बढ़ रहा नहीं है, इसलिए जेड डेस बराबर जेड। और वी एस डेस का एक्स सापेक्ष नियत वेग है। ये हमने देखा गैलीलियन रूपांतरण के अनुसार यदि टी बराबर टी डेस मान लिया जाए तो। अब इक्वेशन 3 है ये हमारी, इस इक्वेशन 3 को समीकरण 2 में रखते हैं। तो 2 नंबर समीकरण क्या थी हमारे पास में, उसमें रखते हैं एक्स डेस का स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर प्लस जेड डेस का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डेस का स्क्वायर था ना हमारे 2 नंबर समीकरण, उसमें रखा। एक्स डेस की जगह ये रख देंगे और वाई डेस की जगह वाई और जेड डेस की जगह जेड रख देंगे, बाकी वो वैसा का वैसा। इसको खोला तो ये माइनस का 2x वी टी और प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया, और ये एक पद लिख दिया, ये एक पद लिख दिया, ये बराबर 0, और ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब समीकरण 4 में माइनस का 2x वी टी प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर एक अतिरिक्त पद है जो अड़चन पैदा कर रहा है समीकरण 1 से इसकी तुलना में। ये एक अतिरिक्त पद आ गया जो समीकरण 1 और 2 से इसकी तुलना नहीं हो सकती है, जिसके कारण ये इन दोनों समीकरणों से भिन्न प्रतीत हो रही है। तो अब देखते हैं क्या करते हैं इसका। अब इससे समीकरण 4 है वो समीकरण 1 के समतुल्य नहीं हो पाता है, तो ऐसे निर्देश तंत्र जहाँ प्रकाश के वेग को अचर मान लिया जाता है वहाँ पे गैलीलियन रूपांतरण वैध नहीं है। यानी कि जहाँ पर प्रकाश के वेग को अचर मान लिया जाता है वहाँ पर गैलीलियन रूपांतरण वैध नहीं होता है उस प्रकार के निर्देश तंत्रों में। तो इससे अतिरिक्त पद को विलुप्त करने के लिए नई रूपांतरण समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लिया कि वह रूपांतरण समीकरण ये है, एक्स डेस बराबर एल्फा एक्स प्लस बीटा टी, वाई डेस बराबर वाई, जेड डेस बराबर जेड और टी डेस बराबर गामा एक्स प्लस डेल्टा टी। एल्फा बीटा गामा और डेल्टा यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। अब स्थिति 1 लेते हैं, तो क्योंकि एस के सापेक्ष ओ डेस प्लस अक्स दिशा में, यानी एस निर्देश तंत्र है उसके सापेक्ष ओ डेस, जो एस डेस निर्देश तंत्र का प्रेक्षक है वो अक्स प्लस अक्स दिशा में क्या वी वेग से गति कर रहा है। तो अक्स डेस बराबर 0 पर प्रेक्षक ओ डेस के का एस के सापेक्ष वेग क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर वी होगा। यानी कि ये एस डेस निर्देश तंत्र के सापेक्ष ये ओ डेस है वो इस दिशा में वी वेग से गति कर रहा है। तो अक्स डेस बराबर 0 पर, यानी इस बिंदु पर एस के सापेक्ष इसका वेग क्या होगा ओ डेस का, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर वी। तो इसे समीकरण नंबर 5 में रख देते हैं जो हमें हाल फिलहाल में यही प्राप्त हुई है। इसमें अक्स डेस बराबर 0 रखते हैं हम, अक्स डेस बराबर 0 रखते हैं तो अक्स डेस बराबर एल्फा अक्स प्लस बीटा टी था हमारे पास में, यहाँ पे 0 रखा तो 0 और ये आ जाएगा हमारे पास में। अब इनका क्या करते हैं हम, अवकलन करते हैं, अवकलन करने के पश्चात ये आ जाएंगे। अब डी एक्स अपॉन डी टी करते हैं और यहाँ पे बराबर में चला जाएगा माइनस का बीटा अपॉन एल्फा। ये क्या है, ये वी वेग है, डी एक्स अपॉन डी टी यहाँ से हमने देखा है वी वेग है, तो ये वी के बराबर होंगे। अब बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा वी, इसको हल करने पे ये समीकरण नंबर 6 दे देते हैं हम, ठीक है। अब करते हैं अगले पेज पे क्या होता है देखते हैं। अब वो समीकरण नंबर 6 बन गई हमारे पास में। इसी प्रकार से एस डेस के सापेक्ष ओ है, ये एस डेस है इसके सापेक्ष ये ओ है, वो माइनस अक्स दिशा में माइनस वी वेग से गति कर रहा है। तो अक्स बराबर 0 पर प्रेक्षक का वेग क्या होगा, डी एक्स डेस अपॉन डी टी डेस माइनस का वी होगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 7 मान लेते हैं, ठीक है। अब समीकरण 7 को हम समीकरण 5 में रखते हैं, टी डेस बराबर गामा एक्स प्लस डेल्टा टी था और एक्स डेस बराबर एल्फा एक्स प्लस बीटा टी है। एक्स बराबर 0 रखते हैं, एक्स बराबर 0 रखने पर टी डेस बराबर डेल्टा टी आ गया। अब हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो डी टी डेस बराबर डेल डी टी आ जाएगा और इधर एक्स डेस बराबर क्या है, एल्फा एक्स प्लस बीटा टी है, इसका हम एक्स बराबर 0 रख देते हैं, तो एक्स डेस बराबर बीटा टी और डी एक्स डेस यानी कि हमने अवकलन किया है यहाँ पे, तो डी एक्स डेस बराबर बीटा डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब इस डी एक्स डेस में हम इस समीकरण का भाग लगा देते हैं, तो हमारे पास में बीटा बट्टे डेल्टा बराबर डी एक्स डेस अपॉन डी टी डेस प्राप्त होता है।
और हमने ऊपर देखा है डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश बराबर माइनस का वी होता है। तो बीटा अपॉन डेल्टा बराबर माइनस का वी, बीटा बराबर माइनस का डेल वी। और ये बीटा हमने समीकरण 6 में माइनस का अल्फा वी ज्ञात किया था, इसलिए माइनस का अल्फा वी बराबर माइनस का डेल्टा वी। तो अल्फा बराबर डेल्टा आ गया हमारे पास में। सॉरी मैंने दिखाया नहीं है, तो अब देख लो, अब बीटा बराबर माइनस का डेल्टा वी हो जाएगा यहाँ से, बीटा बराबर माइनस का डेल्टा वी। और बीटा बराबर हमने समीकरण 6 में माइनस का अल्फा वी ज्ञात किया था, वही रख दिया मान यहाँ पे, इसको सोल्व किया तो अल्फा बराबर डेल्टा आ गया। अब बीटा और डेल्टा की मान समीकरण 5 में रख देते हैं। तो अक्स डैश बराबर अल्फा अक्स माइनस अक्स डैश बराबर क्या था, अल्फा अक्स प्लस बीटा टी था। तो बीटा का मान क्या है, माइनस का अल्फा वी है समीकरण 6 के अनुसार, तो बीटा की जगह माइनस का अल्फा वी और टी, अल्फा अक्स माइनस वी टी। ठीक है, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश बराबर क्या था हमारे पास में, गामा अक्स प्लस डेल टी था। तो डेल की जगह अक्स अल्फा रख देते हैं इस समीकरण से, 8 नंबर से। ये समीकरण नंबर 9 बन गई हमारी। समीकरण नंबर 9 की समीकरण नंबर 2 से तुलना करते हैं इस समीकरण से। तो नहीं, तुलना नहीं करनी है, इसका मान है वो इस समीकरण 2 में रखना है। ठीक है, तो यह रखेंगे, तो अक्स डैश का मान रखेंगे तो अक्स डैश का स्क्वायर करेंगे, अल्फा स्क्वायर माइनस इंटू अक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा अक्स प्लस अल्फा टी का होल स्क्वायर बराबर 0। ये हमारे पास में समीकरण आती है। इसको और हल करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे, उनको हल करेंगे, वो देखते हैं अगले पेज पे। तो देखिए, अल्फा स्क्वायर इंटू अक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 अक्स वी टी प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर अक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 2 सी स्क्वायर गामा अक्स अल्फा टी बराबर 0। तो यहाँ पे जो अक्स स्क्वायर का पद जिन जिन पदों में है, एक तो इस पद में है अक्स स्क्वायर का पद, और इसमें है, इन दोनों में से क्या लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। जहाँ पे एल अक्स टी है वहाँ से एक्स टी कॉमन लेते हैं, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये रख देते हैं ऐसे कैसे, और जहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है वहाँ पे टी स्क्वायर कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास में ये एक सॉल्यूशन बनता है, इसके इक्वल्स टू में 0 होगा। ठीक है, अब इसका हम समीकरण 1 से कंपेयर करेंगे। हम समीकरण 1 थी हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर 0। तो इसको कंपेयर करेंगे तो अक्स स्क्वायर की गुणा में यहाँ पे क्या है, ये है, और यहाँ पे 1 है, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अक्स टी के बराबर में इस समीकरण में कुछ नहीं है, तो ये इससे अक्स टी का गुणाज है वो हो जाएगा 0 के बराबर। और टी स्क्वायर के गुणा में समीकरण 1 में हमारे पास में है सी स्क्वायर, और यहाँ पे टी स्क्वायर के गुणा में है ये पद माइनस का अल्फा स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 11, ये समीकरण नंबर 12। अब समीकरण नंबर 12 से हम देखते हैं तो अल्फा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर है। अल्फा स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर नीचे वाले पद में से कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस वी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर बचता है, और सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटने पर 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचता है। अल्फा अंडर रूट स्क्वायर हटा देने पर अल्फा बराबर अंडर रूट 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बचता है। ये समीकरण नंबर 13 दे देते हैं हम। अब समीकरण नंबर 11 से देखते हैं, ऊपर जो थी हमारी माइनस का 2 अल्फा स्क्वायर वी माइनस का 2 सी स्क्वायर अल्फा गामा बराबर 0। तो यहाँ पे गामा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 14। समीकरण 13 और समीकरण 14 को समीकरण 9 में रख देते हैं हम। समीकरण 9 में रखते हैं तो अक्स डैश बराबर अल्फा अक्स माइनस वी टी था। अब अल्फा का मान रखेंगे, वो जो ऊपर था हमारे पास में, ये क्या, ये मान, ये अल्फा का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में अक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड है ही, और टी डैश बराबर रखेंगे तो माइनस का अल्फा वी, यहाँ पे क्या रखा हमने, बिट्टा का मान रखा, किसका, गामा का, गामा अक्स था ना, तो गामा का रखा, गामा का मान था माइनस का अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर, तो माइनस का अल्फा वी अपॉन सी स्क्वायर अक्स, गामा अक्स की जगह ये आ गया, प्लस अल्फा टी। अब यहाँ से दोनों से अल्फा कॉमन ले लिया, टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और अब टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर इंटू ये है ना, अब इंटू 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर,
ये अल्फ़ा का मान रख दिया तो ये हमारे पास में टी डेस बराबर आया। अब देखते हैं आगे। एस डेस का वेग v प्रकाश के वेग c के सापेक्ष नगण्य होता है, यानी बहुत कम होता है एस डेस का वेग। तो v अपॉन सी जो पद है हमारे पास में वो बहुत छोटा हो जाएगा, एक से और भी छोटा, बहुत छोटा, और एल्फा लगभग एक के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एल्फा का मान था 1/√1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब v अपॉन सी एक से बहुत छोटा है, तो इसको एक में से घटाएंगे तो बहुत छोटा मान आएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, नगण्य सा होता है, तो ये एल्फा एक के बराबर ही हो जाएगा लगभग। तो उसमें क्या होगा, अक्स डेस बराबर अक्स माइनस वी टी हो जाएगा। अब जो पीछे हमने जस्ट पीछे जो समीकरण निकाली थी उसके अनुसार अक्स डेस बराबर अक्स माइनस वी टी, वाई डेस बराबर वाई और जेड डेस बराबर जेड, ये गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के समान सी एक इक्वेशन प्राप्त हो गई। और ये हमारा उत्तर हुआ, ये डेरिवेशन का ये उत्तर है। और आगे का जो है वो अगले वीडियो में करेंगे, ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है।